आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में सबसे एक बेसिक वर्ड आता है स्टार्टिंग में, सिटरस पेरिबस। सिटरस पेरिबस जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। अदर थिंग रिमेनिंग द सेम मतलब जितने भी अजम्पशंस कल हमने बताए थे, प्राइस को छोड़ के, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सीजन, वेदर, जो कुछ भी हमने बताया था वो सब सेम रहेंगे। मींस ये अजम्पशन है। सिटरस पेरिबस क्या है? अजम्पशन है। इफ देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, इफ देयर इज, हम यहाँ पे लिख दें, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स कोई चेंज नहीं आएगा, इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसी तरह से जितने भी अजम्पशंस थे सब रिमेन अनचेंज्ड, कोई भी चेंजेस ना आए, सब कुछ सेम रहे। एंड नाउ इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, द डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल फॉल। दिस इज अ सिंपल लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, और if there is no change in the determinants of the demand and simply the price of the commodity rises, the demand will start falling. हमने क्यों इसको सिंपल एक कांस्टेंट रखा? यहाँ सबको कांस्टेंट रख के सिर्फ एक को वेरिएबल क्यों रखा? वेरिएबल एलिमेंट क्या है? प्राइस। क्यों सिर्फ प्राइस को बढ़ा रहे हैं, बाकियों को क्यों कांस्टेंट रखा? वजह यह है कि हमको एग्जैक्ट जो चेंज होता है वो तभी पता चल सकता है जब सारी चीजें कांस्टेंट हो। मिसाल के तौर पे एक इंसान की अगर तबीयत खराब है और 3 तरह की दवाएं हैं, 3 पैथीज की दवाएं हैं, और हमें भाई किसी इंसान की मान ली तबीयत खराब हुई, उसने क्या किया? तीनों पैथीज खाना शुरू कर दी, होम्योपैथी, एलोपैथी और नेचुरोपैथी। वो उसने खाना शुरू कर दिया, उसकी तबीयत ठीक भी हो गई। लेकिन उससे कल पूछे अगर कोई कि भैया किससे फायदा हुआ था, तो बता नहीं पाएगा तीनों में से किससे फायदा हुआ। तो ये जानने के लिए कि एक्चुअल फायदा किससे है, उसको इन दोनों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, सिर्फ एक तरह की दवा खानी पड़ेगी। अगर फायदा होता है तो ठीक, वरना इन दोनों इसको कांस्टेंट रखेगा और ये वाली दवा खाएगा, या इधर और इधर कांस्टेंट रख के सिर्फ एक। जब एक का कंजम्पशन किया जाएगा तब हमें पता चल पाएगा कि हमें फायदा एक्चुअली किससे हुआ है या उसका क्या इफेक्ट एक का क्या आ रहा है। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा है कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, इफ द प्राइस राइजेस द डिमांड विल फॉल। सिंपल सा रिलेशन है। अब इससे हम लोग जो चीज बनाएंगे उसको कहेंगे डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है? इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, या डिमांड शेड्यूल है अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड व्हिच रिप्रेजेंट्स the rise in the prices leads to the fall in the demand is known as demand schedule. Now let's take an example. Here if the prices are there and there is the quantity demanded, now let's see that if the prices are rising, the quantity demanded correspondingly falls. ठीक है ना? So this is the law of demand which is shown in the form of a table, is known as demand schedule. So there are 2 types of demand schedule. अगर सिर्फ हम एक कंज्यूमर ए की बात करें, so this is the individual demand schedule. Similarly अगर हम सिर्फ बी की क्वांटिटी की हम बात करें कि बी का डिमांड पैटर्न क्या है, तो ये हो गया, ये हटा दो। अगर सिर्फ ए का लिया तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ऑफ ए हो गया, अगर सिर्फ बी का लिया हमने तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ऑफ बी हो गया। बट अगर हमने दोनों को जोड़ दिया, ए प्लस बी, तो नाउ 1 रुपए पे ए कितना कंजम्पशन कर रहा है? 10, और बी कितना कर रहा है? 20, तो दोनों मिलाए कितना हो जाएगा? 30। इसी तरह से यहाँ पे देखें कितना हुआ, 26। गुड। फिर वेरी नाइस। क्लास में इंटरेक्शन बनाए रखा करिए टीचर से, तभी पढ़ाई समझ में आएगी, वरना आती नहीं है। बोलते रहा करिए, पढ़ाई को लेके थोड़ा सा एक्टिव रहा करो। ये बात समझ में आ गई? तो अगर हमने सिर्फ ए का डिमांड पैटर्न स्टडी किया एक प्राइस पे तो हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ऑफ ए, अगर सिर्फ बी का स्टडी किया तो हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ऑफ बी, और दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या कहलाया? मार्केट। तो ये हो गया इंडिविजुअल ऑफ ए, इंडिविजुअल ऑफ बी, और ये क्या हो गया? मार्केट डिमांड शेड्यूल। मैंने यहीं पे समझा दिया है
इसको अलग अलग ज्यादा बच्चे बहुत कंफ्यूज आते हैं कि सर ये ए और बी क्या है। तो इसका सिंपल सी डेफिनेशन है कि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन या शेड्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड which studies the pattern when the price is rising and the demand is falling. So that will constitute demand schedule. If we are talking about a single consumer, then it is an individual demand schedule. But if we are just adding up or summing up all the consumers, then it will be called as market demand schedule. Am I clear or not? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिमांड कर्व क्या होता है। देखिए ये होता है वाई एक्सेस और ये होता है आपका एक्स एक्सेस। वाई एक्सेस पे हम शो करेंगे प्राइसेस को और एक्स एक्सेस पे हम शो करेंगे किसको, क्वांटिटी को। अगर यही डिमांड शेड्यूल ए का हम ले लें, यहां पे हम देखते हैं ए क्या था उसमें कि प्राइसेस 1 2 3 4 और उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 5 6 8 और 10। तो 1 पे प्राइस कितना, 1 पे क्वांटिटी थी 10 और फिर 2 पे कितनी थी 8 और फिर 3 पे कितनी थी 6 और फिर उसके बाद 4 पे कितनी थी 5। हमने इन पॉइंट्स को यहाँ पे लगा दिया। देखो नॉर्मली ये कर्व्स होते हैं वो ग्राफ पेपर बनाए जाते हैं, ग्राफ पेपर के अंदर आपके सामने लाइंस होती हैं तो करस्पॉन्डिंग लाइन इस तरीके से बन जाती है। अभी हम बना के एग्जांपल के तौर पे दिखा भी देंगे। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे टच हो रहे हैं, इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे अगर सिंपली टच कर दिया तो ये क्या बन गया आपका, डिमांड कर्व ऑफ ए। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए ये इस तरीके से बना, यहाँ पर से एक लाइन ये गई और यहाँ पर से एक लाइन ये आ रही है। इसी तरीके से 8 की लाइन यहाँ तक गई और 2 की लाइन यहाँ तक आ रही है। इस तरीके से ये कर्व बनता है। अच्छा अब यहाँ पे कर्व की बात है तो मैं एक बात को यहाँ पे क्लेरिफाई करता चलूँ कि कर्व का इनवर्स शेप होना जरूरी। इनवर्स मतलब इस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नीचे की तरफ गिरता, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होना जरूरी है। शेप कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इन दिस शेप, इट कैन बी इन दिस शेप, इट कैन बी इन अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी इन अ irregular manner, it can be anything, but it should follow the rule that it should be downward sloping from left to right. Clear? Now फिर हम लोग बात करते हैं, यहीं पे एक और हम लोग डिमांड कर्व बना लेते हैं जहां पे हम लोग, अच्छा इस कर्व के बहुत सारे और रूल्स होते हैं कि यहाँ ये कहां पर से किस पॉइंट से स्टार्ट होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो कर्व के पोर्शन में आता है। इसको बनाने के भी एक थोड़ा सा तरीका होता है प्रॉपर। तो यहाँ पे फिर हम क्या वाई एक्सेस भी शो करेंगे प्राइस एंड एक्स एक्सेस शोज द क्वांटिटी। अब हम लोग प्राइसेस वही रखते हैं 1 2 3 एंड 4। क्वांटिटी रखते हैं हम लोग 10 15 18 20। तो अब देखिए 1 पे कितना है 20, फिर वो ये पॉइंट आ गया, फिर 2 पे 18, 3 पे 15 और 4 पे 10। ये पॉइंट्स को हमने टच किया आपस में। ये डिमांड हो गई किसकी, बी। ये डिमांड कर्व ए का हो गया, ये डिमांड कर्व बी का हो गया। तो डिमांड कर्व की डेफिनेशन क्या हुई, a graphical representation, graphical है ना, graphical representation of law of demand which states, which shows that if the prices are falling the demand is rising। यही कर रहा है ना, देखो यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पर से करस्पॉन्डिंग 6 बढ़ा, ये 4 है, करस्पॉन्डिंग क्या बढ़ा 5। so if the price is falling the quantity is rising, if the price is falling the quantity is rising, if the price is rising the quantity is falling। so graphical representation of law of demand which states that there is an inverse relationship between the price and the quantity is known as demand curve। am I clear? तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो गया ए का, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो गया किसका, बी का। अब हम अगर दोनों को मिला लें
तो y एक्सेस पे वैसे ही हम प्राइसेस को शो करेंगे, ओरिजिन हो जाएगा, x एक्सेस पे हमारी क्या आ जाएगी, क्वांटिटी 1 2 3 4। मार्केट डिमांड की अगर हम बात करें तो मार्केट डिमांड यहां से स्टार्ट हो रहा है 15 21 26 एंड 30। तो अब चार जब प्राइसेस 4 है तो डिमांड कितनी है 15, 3 पे कितनी है 21, 2 पे कितनी है 26 और 1 पे कितनी है 30। ये डिमांड हो गई किसकी, मार्केट की। आप और करिए, यहां पे डिमांड कम थी, देखिए कर्व हल्का सा स्टीपर था, फिर फ्लैटर हुआ और मार्केट में और ज्यादा फ्लैट हो गया। तो मार्केट इज अ समेशन ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स प्रेजेंट इन द गिवन मार्केट। एम आई क्लियर और नॉट? ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था डिमांड का, इसमें डिमांड शेड्यूल हो गया आपका और डिमांड कर्व का डेरिवेशन भी हमने आपको साथ ही साथ सिखा दिया। ठीक है, बंद हुआ?